कक्षा 11वीं के समस्त विद्यार्थियों को इस दिवस की प्रातः बेला का हार्दिक अभिवादन। सुप्रभात। आशा करता हूँ कि सारे विद्यार्थी अपने अपने घरों में कुशल पूर्वक से होंगे और वे इस कोरोना काल जनित विषम परिस्थिति में अपने ज्ञान में उत्तरोत्तर वृद्धि करते जा रहे होंगे। वे अपने माता पिता, अभिभावकों एवं शिक्षकों के मार्गदर्शन में नित्य अपने ज्ञान में वृद्धि करते हुए अपने परिश्रमशीलता का परिचय देते जा रहे होंगे। मैं प्रेम सिंह, प्रशिक्षित परास्नातक शिक्षक हिंदी, आर्डन प्रोग्रेसिव स्कूल हल्द्वानी लामा चौड़, आज आपके समक्ष कवि राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित पथिक कविता की भाग 2 छलित छायाचित्र के माध्यम से शेष 4 पद का भावार्थ एवं प्रश्नाभ्यास लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ, जिसे देखकर विद्यार्थी पूर्व प्रेषित चलित छायाचित्र भाग 1 की भांति ही इस द्वितीय चलित छायाचित्र भाग में शेष 4 पदों का भावार्थ लेखन हेतु समझने में समर्थ हो सकेंगे और वे इस चलित छायाचित्र में व्याख्यित प्रश्नों के उत्तरों की मौखिक अभिव्यक्ति व लिखित अभिव्यक्ति के उदाहरण के माध्यम से अपनी भाषा में अपने प्रश्नों के उत्तर लिखने में सक्षम हो सकेंगे। इसी आशा से चलते हैं 5वें पद की ओर। पद 5 वाचन। जब गंभीर तम अर्ध निशा में जग को ढक लेता है, अंतरिक्ष की छत पे तारों को छिटका देता है, सस्मित वदन जगत का स्वामी मृदुगति से आता है, तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है, उससे ही विमुग्ध हो नभ में चंद्र विहस देता है, वृक्ष विविध पत्तों पुष्पों से तन को सज लेता है, पक्षी हर्ष संभाल न सकते मुग्ध चहक उठते हैं, फूल सांस लेकर सुख की सानंद महक उठते हैं, वन उपवन गिरी शान कुंज में मेघ बरस पड़ते हैं, मेरा आत्म प्रलय होता है नयन जी नीर झड़ते हैं, पड़ो लहर तट तृण तरुगिरी नभ किरण जलद पर प्यारी, लिखी हुई यह मधुर कहानी विश्व विमोहन हारी। कैसी मधुर मनोहर उज्ज्वल है यह प्रेम कहानी, जी में है अक्षर बनी इसके बनूं विश्व की बानी, स्थिर पवित्र आनंद प्रवाहित सदा शांति सुखकर है, आहा प्रेम का राज्य परम सुंदर अतिशय सुंदर है। तो आपने देखा कि किस प्रकार से कवि राम नरेश त्रिपाठी जी ने यहाँ पर प्रकृति की प्राकृतिक सुंदरता का मनोहारी वर्णन किया है। शब्दार्थ गंभीर, गहरा, तम अंधकार, अंधकार, अर्धनिशा, अर्धनिशा, आधी रात का समय, अंतरिक्ष, धरती और आकाश, के बीच का स्थान, सस्मित, सस्मित माने खुशी, सस्मित वदन खुशी युक्त
खुशी से युक्त ईश्वर, शरीर भी कह सकते हैं, मुख कह लीजिए इसको, सस्मित बदन, खुशी से युक्त मुख, मुखमंडल, जगत का स्वामी कौन? ईश्वर, जगत का स्वामी ईश्वर। कहीं इसी को जो है सूर्य के रूप में भी दर्शाया होगा, तो आप ईश्वर भी ले सकते हैं। गति, क्रम, मधुर, मधुर है आपका यहाँ पर मीठा या कोमल। तो इन शब्दों की सहायता से चलते हैं भावार्थ की। जब गंभीर तम अर्ध निशा में जग को ढक लेता है, यहाँ पर कवि ने पुनः तम, जब गंभीर तम यानी कि गहरे अंधकार का मानवीय अलंकार, मानवीकरण अलंकार किया है। कवि कहते हैं जब गंभीर तम अर्ध निशा में, जब गंभीर तम अर्ध निशा में जग को ढक लेता है, यानी कि जब गहरा अंधकार आधी रात्रि के समय सारे जग को ढक लेता है। आपने देखा होगा आधी रात में जो है काफ़ी अंधेरा हो जाता है, गंभीर अंधेरा यानी कि गंभीरतम अंधकार छा जाता है, अंतरिक्ष की छत पर तारों को छिटका देता है। और वही गहरा अंधकार अंतरिक्ष में तारों को छिटका देता है, अर्थात तारे आकाश में दिखाई देने लगते हैं। सस्मित बदन जगत का स्वामी मृदुगति से आता है, और ऐसे अवसर पर सस्मित भगत खुशी, सस्मित वदन खुशी की आभा मुखमंडल के साथ जगत का स्वामी ईश्वर उस समय आता है। तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है, और वह उस समुद्र तट पर खड़े होकर उस आकाश गंगा, जो अंतरिक्ष होता है उसी को आकाश गंगा कहते हैं, जिसमें कि नक्षत्र होते हैं। आकाश गंगा तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है, यानी कि वह ईश्वर भी उस सुंदर प्राकृतिक सुंदरता को देख करके समुद्र के ऊपर जब क्या है तारे टिमटिमाते हैं, तारे दिखाई देते हैं, तो वह दृश्य इतना सुंदर होता है, मनोहारी होता है और अच्छा प्रतीत होता है कि स्वयं जगत का स्वामी भी ईश्वर उस दृश्य को देख करके क्या है गीत गाने लगता है। अर्थात कवि ने यहाँ पर उस समय की प्राकृतिक सुंदरता का सुंदर वर्णन किया है। आप काव्य सौंदर्य के अंतर्गत भाव सौंदर्य में, फिर वही काव्य सौंदर्य के अंतर्गत भाव सौंदर्य को यहाँ कवि ने अर्धरात्रि में समुद्र तट की सुंदरता का वर्णन किया है। समुद्र तट की सुंदरता का मनोहारी वर्णन किया है। इस प्रकार से फिर खौ, यहाँ जगत का स्वामी मृदुगति से आता है। यहाँ कवि ने ईश्वर के आकर इस दृश्य को देखकर मोहित होने की बात से प्राकृतिक छटा की अलौकिक व्याख्या दी है। इस प्रकार से किसी पूरे भावार्थ में से कोई भी दो पंक्तियां बना सकते हैं आप भाव सौंदर्य के अंतर्गत। मैंने बार बार कहा था, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं फिर काव्य सौंदर्य ये कला पक्ष भी इसको कहते हैं। अब भाषा, खड़ी बोली हिंदी, सारे पदों की जो मुक्त छंद हैं खड़ी बोली हिंदी। रस, श्रृंगार, यहाँ पर बल्कि श्रृंगार को अगर नहीं भी लें आप तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं शांत रस,
श्रृंगार रस भी होगा, श्रृंगार रस भी आप लिख सकते हैं क्योंकि प्रभावित होना है। फिर है छंद। छंद यहाँ पर पद, मुक्त छंद, जहाँ पर इसको मुक्त छंद भी कह सकते हैं। अलंकार, अलंकार आपने देखा गगन गंगा, अनुप्रास, और वह तो है ही मानवीकरण, तो मानवीकरण है ही, साथ में अनुप्रास अलंकार, रस छंद अलंकार। गुण, प्रसाद या माधुर्य भी लिख सकते हैं, ठीक है आप। शब्द शक्ति, लक्षणा। तो इस प्रकार से आप काव्य सौंदर्य दे सकते हैं। अगर आपने काव्य सौंदर्य दे दिया फिर आपका जो है समझ, इसका मतलब आपको भली भांति यह सब चीज़ समझ में आ गई। आपने पूरा जितना भी काव्य सौंदर्य के जितने जो तत्व होते हैं वो सारे तत्व आपको आ गए। इस प्रकार से आप इनका भावार्थ लिख सकते हैं। चलते हैं आगे पद की ओर। आगे अगला पद, उससे ही विमुग्ध हो नभ में चंद्र भी हंस देता है, वृक्ष विविध पत्तों पुष्पों से तन को सज लेता है, पक्षी हर्ष संभाल न सकते मुग्ध चहक उठते हैं, फूल सांस लेकर सुखी सानंद महक उठते हैं। कवि पुनः कहते हैं विमुग्ध, विमुग्ध मुग्ध या वशीभूत होकर, चंद्र चंद्रमा, चहक चहचहाना, सानंद आनंद के साथ। कवि कहते हैं कि उससे ही विमुग्ध हो नभ में चंद्र भी हंस देता है। किससे? अर्धरात्रि का जो सौंदर्य होता है उसी को देख करके जब ईश्वर आता है, गीत गाता है, उसी को देख करके ही उससे आकर्षित होकर नभ में चंद्र भी हंस देता है। और चंद्र भी क्या है? हंसने लगता है। चंद्र भी क्या है? प्रसन्नचित्त हो जाता है, यानी कि चंद्रमा भी निकलने लगता है। वृक्ष विविध पत्तों पुष्पों से तन को सज लेता है। और जो वृक्ष होते हैं वह भी अनेक प्रकार के पत्तों से, पुष्पों से अपने तन को सजा लेते हैं, यानी कि उस प्राकृतिक सौंदर्य को देख करके वृक्ष भी क्या है? सज जाते हैं। पक्षी हर्ष संभाल न सकते मुग्ध चहक उठते हैं। ये प्रातःकालीन वर्णन आ गया है अब, प्रातःकाल जब होने को आती है। पक्षी हर्ष संभाल न सकते मुग्ध चहक उठते, और पक्षी भी उस सुंदरता को देख कर संभाल नहीं पाते हैं, मुग्ध चहक उठते हैं और मुग्ध होकर के चहचहाने लगते हैं। फूल सांस लेकर सुख की सानंद महक उठते हैं, और जो फूल हैं सुख की, एक सुख की सांस लेकर के अपनी खुशबू बिखेरने लगते हैं उस सुंदर अर्धरात्रि की सुंदरता को देख करके। तो यहाँ पर देखा आपने कवि ने किस प्रकार से सुंदर उपमानों का यहाँ पर प्रयोग किया है कि किस किस माध्यम से जो है चंद्रमा हंसता है, चंद्रमा आता है, और वृक्ष अपने पत्तों से, पुष्पों से लद जाते हैं, और पक्षी चहचहाने लगते हैं, और फूल जो है अपनी खुशबू बिखेरने लगते हैं। इस सब का कारण कवि ने क्या है? उस रात्रि की प्राकृतिक सुंदरता को देखकर उससे प्रभावित होना बतलाया है। अर्थात कवि ने यहाँ पर रात्रि की सुंदरता का प्रभाव किस प्रकार से प्रातःकालीन स्थिति में आते आते प्रभाव पड़ता है, किस प्रकार से फिर प्रकृति के अन्य क्रियाकलाप आरंभ होते हैं, उनको उससे जोड़ते हुए प्रकृति का मनोहारी वर्णन किया है। काव्य सौंदर्य आप उसी प्रकार से यहाँ पर लिख सकते हैं। चलते हैं अगले छंद की ओर। पुवनगिरि शान कुंज में मेघ बरस पड़ते हैं, मेरा आत्म प्रलय होता है, नयन नीर झरते हैं, पड़ो लहर तट तृण तरु गिरि नभ, किरण जलद पर प्यारी, लिखी हुई यह मधुर कहानी विश्व विमोहनहारी। कवि कहते हैं वन, वन जंगल, उपवन बगीचे, गिरी गिरी पर्वत, सानु समतल भूमि, कुंज वृक्षों का झुरमुट, झुरमुट या समूह। वन उपवन गिरी शान कुंज में मेघ, मेघ आप जानते ही हैं बादल, नयन नीर, नयन आप जानते ही हैं आँख, पड़ो लहर तट, तट किनारा,
तट, तृण, तृण, तिनका, तरु वृक्ष, वृक्ष तरु तृण, गिरि नभ, किरण, किरण जलद माने फिर मेघ, किरण आप जानते हैं सूर्य की नभ माने आसमान। वन उपवन गिरि सान कुंज में मेघ बरस पड़ते हैं। कवि कह रहे हैं और उसी सौंदर्य को देख करके वनों में, बगीचों में, जंगलों में, बगीचों में, पहाड़ों में, समतल स्थानों में, वृक्षों की झुरमुट में, वृक्षों के झुरमुट में मेघ भी क्या है, बरस पड़ते हैं। उस सुंदरता को देखकर भी बादल भी बरसने लगते हैं। मेरा आत्म प्रलय होता है, नयन नीर झरते हैं। और कवि कह रहे हैं कि मेरी आत्मा का प्रलय होता है, यानी कि मेरे आत्मा में भी क्या है, हलचल होती है। मुझे भी वह दृश्य बहुत ही अच्छा लगता है। नयन नीर झरते हैं और मेरे उस प्रकृति प्रेम को देख करके आँखों से क्या है, अश्रु झरने लगते हैं। पड़ो लहर तट तरण तरु गिरि नभ किरण जलद पर प्यारी। हे प्रिय, अपनी पत्नी से कह रहे हैं, हे प्रिय तुम इस चीज़ को पढ़ो, अनुभव करो कि तट किनारों पर, तृण पर, यानी कि तृण कौन, छोटे क्या, तिनकों और तरु वृक्षों पर, पर्वतों पर, आसमान में किरणों पर, जलद पर, मेघों पर लिखी हुई यह मधुर कहानी विश्व विमोहन मारी। यानी कि इन सब पर यह प्रकृति की मधुर मीठी या प्रभावकारी जो यह कहानी है, सारे संसार को ये जो मुग्ध कहानी है, यह सारे जगह पर लिखी हुई है। आप तिनकों को देख लो, वृक्षों को देख लो, तो सब जगह यह कहानी, प्रकृति की कहानी आपको देखने को मिल जाएगी। अर्थात प्रकृति का जो प्रेम है, यह क्या है, सारे संसार को अपनी ओर आकर्षित करने वाला है। आप यहाँ पर काव्य सौंदर्य उसी प्रकार से दे देंगे। फिर चलते हैं अगले पद की ओर। अगला पद, कैसी मधुर मनोहर उज्ज्वल है यह प्रेम कहानी, जी में है अक्सर बन इसके बनू विश्व की बानी, स्थिर पवित्र आनंद प्रवाहित सदा शांति सुकर है, आहा प्रेम का राज्य परम सुंदर अतिशय सुंदर है। तो यहाँ पर कवि ने पुनः प्राकृतिक सुंदरता की पराकाष्ठा को दिखाया है। कवि कहते हैं कि मधुर, मधुर माने कैसी, मधुर माने मीठी या प्रभावकारी, मीठी या प्रभावकारी, मधुर मनोहर, मनोहर मन को हरने वाली, उज्ज्वल, उज्ज्वल माने चमकदार या स्पष्ट, उज्ज्वल, उजली या चमकदार, चमकदार, जी हृदय, अक्षर माने शब्द, अक्षर माने वर्ण या शब्द भी कह सकते हो, क्योंकि वर्ण से ही शब्द बनते हैं। अक्षर, स्थिर, स्थिर ठहरा हुआ, स्थिर, पवित्र, पवित्र का माने पावन या शुद्ध, पवित्र, शुद्ध, आनंद प्रवाहित, आनंद प्रभावित करने वाले। तो कवि यहाँ पर कह रहे हैं कैसी मधुर मनोहर उज्ज्वल है यह प्रेम कहानी, यानी कि यह प्रकृति की जो प्रेम कहानी है कितनी मीठी है, कितनी मीठी है, कितनी मधुर है, कितनी प्रभावकारी है। यह प्रेम कहानी जी में है अक्सर बन इसके बनू विश्व की बानी। कवि कहते हैं कि मेरी यह इच्छा करती है, मेरे हृदय में यह इच्छा है कि मैं इसके क्या बन जाऊं, अक्सर बन जाऊं, कि मैं भी इस प्रकृति का क्या है, एक अंश बन जाऊं, बनू विश्व की बानी, और सारे विश्व की बानी यानी कि वाणी में, यानी कि उसके वर्णन में मैं भी समाहित हो जाऊं, प्रकृति का मैं भी एक अंश बन जाऊं और सारे उसमें जो है मैं भी समाहित हो जाऊं, सारे विश्व की वाणी में मैं भी समाहित हो जाऊं, कि लोग मेरा भी क्या करें, मेरा भी वर्णन करें। स्थिर पवित्र आनंद प्रवाहित सदा शांति सुख कर है। और यह जो प्राकृतिक सुंदरता है, यह प्रकृति की जो प्रेम कहानी है, यह स्थिर है, यह क्या है, सदा ठहरने वाली है,
पवित्र यानी कि पावन है, शुद्ध है, आनंद प्रवाहित और आनंद प्रवाहित, आनंद देने वाली है, सदा शांति सुखकर है और सदा शांति देने वाली है, सुख देने वाली है। आहा प्रेम का राज्य परम सुंदर, अतिशय सुंदर है। अर्थात ये प्रेम का जो राज्य है, ये प्रकृति प्रेम का जो ये साम्राज्य है, ये जो वर्णन है, ये जो स्थिति है, ये जो दृश्य है, यह बहुत ही सुंदर है और क्या है, अतिशय सुंदर है, जिसकी तुलना नहीं की जा सकती। यह इतना सुंदर है। यहाँ पर फिर सुंदर और अतिशय सुंदर क्या है, यहाँ पर प्रविशेषण का प्रयोग कवि ने किया है उसकी सुंदरता को बढ़ाने के लिए। तो आप लोग इसी प्रकार से इन शब्दों की सहायता से इनके भावार्थ समझ चुके होंगे और इसको अपनी भाषा में अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने में दक्ष हो चुके होंगे और साथ ही आप अब काव्य सौंदर्य भी भली भांति लिखना समझ गए होंगे कि क्या किस प्रकार से काव्य सौंदर्य लिखा जाता है। उसी प्रकार से आप काव्य सौंदर्य लिख सकते हैं। चलते हैं प्रश्न अभ्यास की ओर। प्रश्न नंबर 1, पथिक का मन कहाँ विचरना चाहता है? तो आपने देखा, इससे पहले जब आपने पद पढ़ा था तो ध्यान दिया होगा, घन पर बैठ बीच में विचरूं यही चाहता मन है। तो पथिक का मन क्या है, कहाँ विचरना चाहता है? पथिक का मन घन पर बैठ यानी कि बादलों पर बैठकर समुद्र व आसमान के बीच में विचरना चाहता है। सरल सा उत्तर था। सूर्योदय वर्णन के लिए किस तरह के बिंबों का प्रयोग हुआ है? सूर्योदय वर्णन के लिए किस प्रकार के बिंबों का प्रयोग हुआ है? आपने देखा होगा बिंब, तो सूर्योदय के लिए यहाँ पर जो बिंबों का प्रयोग हुआ है आपने देखा था। ये जो है पद तीसरे में जलनिधि तल पर प्रश्न नंबर सूर्योदय वर्णन के लिए निम्नलिखित बिंबों का प्रयोग हुआ है। पहला बिंब है आपका, निकल रहा है जलनिधि तल पर दिनकर बिंब अधूरा। दिनकर बिंब अधूरा। दूसरा मानो कांत कंगूरा। तीसरा फिर है लक्ष्मी की असवारी। व स्वर्ण सड़क। आदि इन बिंबों का कवि ने यहाँ पर प्रयोग किया है कि किस प्रकार से जो है जब सूर्य उदय होता है और समुद्र पर उसकी छाया पड़ती है तो ऐसा प्रतीत होता है कि उसका दिनकर बिंब एक क्या है, अधूरा सूर्य का क्या है, अधूरी बिंब, एक छाया, अधूरी छाया, आधा सूर्य दिखाई देता है समुद्र तट पर। मानो कांत का गोरा, और वह उसकी कल्पना कवि ने ऐसी की है, ऐसा प्रतीत हो रहा है वह सूर्य का बिंब, सूर्य का चित्र जैसे मानो वह क्या हो, एक सुंदर क्या हो, गुंबद हो, लक्ष्मी के महल का, लक्ष्मी की असवारी। और किरणों को कवि ने क्या है, लक्ष्मी की सवारी के लिए स्वर्ण सड़क मान लिया है। तो इन बिंबों के माध्यम से कवि ने यहाँ पर सूर्योदय का वर्णन किया है। प्रश्न नंबर 3, आशय स्पष्ट करें। तो आप लोग जानते हैं कि आशय स्पष्ट करने से तात्पर्य क्या होता है, वही कि आप जो है आशय स्पष्ट करिए। ये बहुत सरल है, कई बार आता है ये प्रश्न, आपका परीक्षाओं में आता है, आशय स्पष्ट कीजिए। तो आप लिखेंगे क, आशय स्पष्ट, तो आप लिखेंगे प्रस्तुत काव्य पंक्तियों के माध्यम से कवि
प्रस्तुत काव्य पंक्तियों के माध्यम से कवि सस्मित बदन यानी कि कवि प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन करते हुए कहता है कि जब अर्धरात्रि में क्या होता है, सूर्य छिप जाता है, तब जो जगत का स्वामी है वह क्या है, ईश्वर, यानी कि उस सुंदरता को अर्धरात्रि में जब तारे टमटमाते हैं उस सुंदरता को देखने के लिए ईश्वर आता है और तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है और उस सुंदरता को देख करके, उस प्राकृतिक सुंदरता को देख करके प्रभावित हो करके स्वयं जगत का स्वामी ईश्वर भी क्या है, मधुरता के साथ आनंदित होकर के गीत गाने लगता है। यानी कि वो सुंदरता का किस पराकाष्ठा का वर्णन किया है कवि ने कि वो सुंदरता इतनी अच्छी है कि जो जगत का स्वामी है उसको भी आकर्षित करने वाली है। तो यह था आपका आशय स्पष्ट। उसी प्रकार से ख आप आशय लिख देंगे, क्या है, कैसी मधुर मनोहर उज्जवल है यह प्रेम कहानी, जी में है अक्सर बन इसके बनू विश्व की बानी। फिर यहाँ पर कवि ने कहा है कि आशय स्पष्ट प्रस्तुत काव्य पंक्तियों से, आपने स्टार्ट यहीं से करेंगे। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों के माध्यम से कवि यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि यह जो प्रेम कहानी है, प्रकृति प्रेम की जो है यह सुंदर प्रेम कहानी है, अर्थात समुद्र, नीचे समुद्र का होना और ऊपर आसमान का होना और आसपास विविध वृक्षों का होना, उससे युक्त जो यह प्रेम कहानी है, यह जो है प्राकृतिक सुंदरता है, इतनी अधिक प्रभावशाली है कि यह मधुर मनोहर उज्ज्वल, यह मधुर भी है, मीठी भी है, मधुर मीठी मधुर, मधु माने मीठी, प्रभाव मधुर, प्रभावशाली, उज्ज्वल, एकदम स्पष्ट है। यह प्रेम कहानी स्पष्ट है, जी में है अक्सर बन इसके बनू विश्व की बानी। मेरे ये हृदय में यह इच्छा है कि मैं एक अक्षर बन जाऊँ, इस प्रकृति का मैं भी एक अक्षर बन जाऊँ और सारे विश्व की क्या है बातों में, क्या है, सारे विश्व की लोगों की वाणी में मैं भी समाहित हो जाऊँ, अर्थात मेरी भी लोग क्या करें, क्या कर सकें, सौंदर्य की बात कर सकें, जिस प्रकार से प्रकृति सौंदर्य की बात की जाती है। यानी कवि अपने को क्या करना चाहता है, उस प्रकृति में ही क्या है शामिल कर लेना चाहता है, तल्लीन कर लेना चाहता है, पूरी तरह उसी में सराबोर होना चाहता है। फिर है, कविता में कई स्थानों पर प्रकृति को मनुष्य के रूप में देखा गया है, ऐसे उदाहरणों का भाव स्पष्ट करते हुए लिखें। तो आपने देखा होगा कि मानवीकरण तो हर पंक्ति में, हर पद में कहीं ना कहीं मानवीकरण किया गया है। आप देखेंगे पहले पद में देखिए, प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर, यहाँ पर क्या है, प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला रवि के सम्मुख थिरक रही है नम्य वारित वाला। तो यहाँ पर भी कवि ने क्या है, प्रकृति का मानवीकरण करते हुए उसे क्या किया है, नृत्य करता हुआ बतलाया है। दूसरा, रत्नाकर गर्जन करता है मलया नील बहता है, और रत्नाकर गर्जन करता है, दूसरा क्या था, रत्नाकर गर्जन करता है मलया नील बहता है, यहाँ पर गर्जन करता है यह है। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि रत्नाकर क्या करता है, गर्ज करता है, गर्जना करता है, गरजता है। यहाँ पर भी क्या कर दिया गया है, मानवीकरण किया है। तीसरा है, जब गंभीरतम अर्धनिशा में जग को ढक लेता है, क्या है, तो और यहाँ पर भी है, निर्भय दृढ़ गंभीर भाव से गरज रहा सागर है। गरज क्या है, निर्भयता के साथ सागर गरज रहा है। जब गंभीरतम अर्धनिशा में जग को ढक लेता है, यहाँ पर भी है, जब क्या है, गंभीरतम का मानवीकरण किया है कि जब गंभीर गहरा अंधकार सारे क्या करता है, अपने प्रकाश, अपने अंधकार से सारे संसार को ढक लेता है, तब क्या होता है, जगत का स्वामी ईश्वर क्या है उस समय उस दृश्य को देखने आता है, जब क्या है, आसमान में तारे टिमटिमाते हैं। फिर उससे ही विमुग्ध होना में चंद्र भी हंस देता है। तो आपने यहाँ पर देखा, तीसरा क्या है, जब गंभीर, फिर चौथा उससे ही विमुग्ध, फिर पांचवा था आपका नम्य वृक्ष विविध पत्तों पुष्पों से तन को सज लेता है। तो अनेक प्रकार से इसमें देखा, पक्षी हर्ष संभाल न पाते, कई जगहों पर पूरी कविता की लगभग सारी पंक्तियों पर मानवीकरण अलंकार किया गया है और उसको क्या किया गया है, मानवीय
भावनाओं में आरोपित करके यह दिखलाने का प्रयास किया है कि किस प्रकार से वह परिवर्तित हो रहा है। जिस प्रकार से हम मनुष्य हर स्थिति के अनुरूप परिवर्तित करते हैं, प्रभावित होकर के परिवर्तित करते हैं अपने आप को, उसी प्रकार से प्रकृति भी अपने आप को परिवर्तित करती है। तो यह इन बिंदुओं के माध्यम से आपको यहाँ पर कवि ने मानवीकरण अलंकार का प्रयोग कराया था, मानवीय संवेदनाओं को यहाँ पर आरोपित किया था। तो मैं आशा करता हूँ कि सारे विद्यार्थी इसको भलीभांति समझ चुके होंगे और वे प्रस्तुत चलित छायाचित्र में बताए गए सारे पदों का भावार्थ काव्य सौंदर्य सहित लिखने में और इन प्रश्नों के उत्तर अपनी भाषा अपनी समझ से लिखने में पूर्ण दक्ष हो चुके होंगे। इसी आशा से आप सभी को एक बार पुनः धन्यवाद।